अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की साइंस के चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। हमेशा हैरत होती है कि कॉर्न में कम वर्म्स क्यों होते हैं। किस तरह कॉटन या कपास का दरख्त फ्लफी कपास पैदा करता है। कुछ साल पीछे चलते हैं, जब हम कपास खरीदते थे तो 80% चांस था कि आपके कॉर्न में वर्म होगा। ये कैसे हुआ कि आजकल के कॉर्न में वर्म नहीं है? ये कुछ इर्तिकाई अमल है, लेकिन खास तौर पर ये बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक साइंस है जो बायोलॉजी पर इन्हिसार करती है। हर जिंदगी डीएनए से बनी होती है, जो हर जिंदगी बनाने वाले अवामिल के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को बायोटेक्नोलॉजी से मॉडिफाई करते हुए हम अच्छे कॉर्न बनाते हैं। उसी वक्त कीड़ों मकोड़ों से मज़ाहमत इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को मैनिपुलेट करके एक दूसरा तरीका होता है। हम अहम तौर पर ट्रेड्स की नकल तैयार कर सकते हैं जिनका पानी में अच्छा रिजल्ट होता है, फिर इन्हें लोकल राइस के साथ मिलाएं। इस तरह ये मुल्क में सरवाइव कर सकते हैं। कई इलाकों में बायोटेक्नोलॉजी के कई फ़वाइद हैं। मिसाल के तौर पर मेडिकल के फील्ड में हम वाइटामिन्स और मिनरल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम होस्ट चाहते हैं और पौधे भी इसी तरह का काम करते हैं। तसव्वुर करें कि एक ज़िंदगी है जहाँ ज़्यादातर खुराक जो आप खाते हैं वो वाइटामिन्स और मिनरल से भरपूर है। ये खुराक लोगों को कम मिलती है, जिससे मेल न्यूट्रिशन होती है। ज़बरदस्त, क्या ऐसा नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क में मेल न्यूट्रिशन से बचाव के लिए सेहतमंद खुराक भी हो सकती है। बायोटेक्नोलॉजी हर जगह है। ये हमें बेहतर करने में मदद देती है और हमें एक सेहतमंद दुनिया की तरफ लेकर जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन में हम देखते हैं कि किस तरह डीएनए रेप्लिकेट होता है। चलिए अब डीएनए रेप्लिकेशन को समझते हैं। डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो डबल हेलिक्स शक्ल में एक दूसरे के गिर्द ट्विस्ट होते हैं। वो 2 स्ट्रैंड से मिलकर बने होते हैं। हर स्ट्रैंड 4 केमिकल बेसिस के सीक्वेंस से मिलकर बना होता है, जो लेटर्स ए, सी, जी और टी से जाहिर किया जाता है। 2 स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब है कि एक स्ट्रैंड में कोई भी टी हो तो मुखालिफ स्ट्रैंड में ए होगा, और जहाँ कहीं भी सी हो तो दूसरे स्ट्रैंड में जी होगा। हर स्ट्रैंड 5 प्राइम एंड्स और 3 प्राइम एंड्स रखता है। 2 स्ट्रैंड्स मुखालिफ डायरेक्शंस में जाते हैं, जो ये जाहिर करता है कि डीएनए का हर स्ट्रैंड किस तरह रेप्लिकेट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में पहला स्टेप 2 स्ट्रैंड्स को अलग करना है। ये अनजिपिंग एक एंजाइम से होती है जिसे हेलिकेज कहते हैं, जिसके नतीजे में रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। अलग हुए स्ट्रैंड्स हर टेम्पलेट को मुहैया करता है जो डीएनए के नए स्ट्रैंड्स को बनाता है। एक एंजाइम जिसे प्राइमेज कहते हैं प्रोसेस का आगाज करता है। ये एंजाइम आरएनए का एक छोटा टुकड़ा बनाता है जिसे पॉलीमर कहते हैं। ये डीएनए के नए स्ट्रैंड्स को बनाने के लिए आगाजी नुक्ते को निशान लगाता है। एक एंजाइम जिसे डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं वो प्राइम एंड से जुड़ा होता है और डीएनए का नया स्ट्रैंड बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक डायरेक्शन में 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ सिर्फ डीएनए बेसिस को ऐड करता है। डीएनए के नए स्ट्रैंड में से एक, जैसा कि लीडिंग स्ट्रैंड, मुसलसल बनता है। डीएनए पॉलीमरेज एक एक करके 5 प्राइम में एक ही जैसी डायरेक्शन में बेसिस को ऐड करता है। दूसरी तरफ लैगिंग स्ट्रैंड्स कंटिन्यूअस नहीं रहता, क्योंकि ये मुखालिफ सिमत में चलता रहता है। डीएनए पॉलीमरेज इसीलिए छोटे टुकड़ों की सीरीज में सिर्फ इस स्ट्रैंड को बनाता है जिसे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। हर फ्रेगमेंट एक आरएनए प्राइमर के साथ शुरू होता है। डीएनए पॉलीमरेज फिर डीएनए बेसिस की शॉर्ट रो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ऐड करता है। अगला प्राइमर फिर मजीद लैगिंग स्ट्रैंड्स को नीचे कर देता है। दूसरा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट फिर बनता है और प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाता है। एक दफा जब नया डीएनए बनता है तो एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से तमाम आरएनए प्राइमर्स को हटा देता है।
دوسرا ڈی این اے پولیمریز انزائمز پھر گیپس کو بھرتا ہے جو ڈی این اے کے ساتھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ فائنلی انزائم ڈی این اے لائگیز نہ ختم ہونے والے ڈبل سٹرینڈز کے دونوں سٹرینڈ میں ڈی این اے کے فریگمنٹ کو سیل کر دیتے ہیں۔ ڈی این اے ریپلیکیشن کو سیمی کنزرویٹو کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کیونکہ ڈی این اے کا ہر مالیکیول ڈی این اے کے ایک پرانے کنزروڈ سٹرینڈ اور دوسرا نئے سے مل کر بنا ہو۔ انٹروڈکشن آف جین انٹو بیکٹیریم، بیکٹیریم میں جین کا داخلہ۔ ایک ایسا پروسیس ہے کہ ہر بچے کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ ایک جین کو ایک چھوٹے سے سیل کے اندر کیسے انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، کیسے ڈالا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک بیکٹیریا میں۔ بیکٹیریا تو ایک جو ہمارا باڈی کے سیلز ہیں، ایک ہمارے جو چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں جس کو ہم ایک آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے اور اس کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ یوز کرنی پڑتی ہے، اس سے چھوٹا بیکٹیریا ہوتا ہے۔ اس بیکٹیریا کو دیکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ پاورفل مائکروسکوپ استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو اور آپ کو شاید علم میں ہو کہ ایک سیل کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں بیکٹیریا آ سکتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیکٹیریا کا سائز کتنا چھوٹا ہوگا، اور اس چھوٹے سے بیکٹیریا کے اندر جین ڈالنا کتنا آسان کام ہوگا یا کتنا مشکل کام ہوگا۔ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے سب بچوں کے علم میں ہوگا کہ جین کیا ہے۔ دیکھیں، پیچھے ہم نے کروموزوم کے بارے میں بھی پڑھا، ہم نے ڈی این اے کے بارے میں بھی پڑھا، ہم نے اس کے نیوکلیوٹائڈز کے بارے میں بھی پڑھا۔ تو یہ جین کیا چیز ہے؟ جین ایک ڈی این اے کا چھوٹا سا فریگمنٹ ہے، ایک چھوٹا سا پیس ہے۔ ایک اس پیس کے اندر وہ ساری انفارمیشن موجود ہے جو کہ ہماری ضرورت کے مطابق، ہمارے کسی فنکشن کے مطابق کوئی کام کرتی ہے، کوئی پروٹین بناتی ہے، کوئی ہارمون بناتی ہے، اور اس کو ہماری باڈی استعمال کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسولین ہی ہے، انسولین کی بھی جین ہے، اس جین سے صرف انسولین بنتی ہے۔ گروتھ ہارمون ہے، اس کی بھی جین ہے، اس سے بھی گروتھ ہارمون بنتا ہے۔ ہمارے ماؤتھ میں سلائیوا نکل رہا ہے، اس کے اندر بھی انزائم موجود ہیں، اس کے اندر بھی پروٹینز موجود ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ اب آپ کے ذہن میں ایک جین کا کانسیپٹ آ گیا ہوگا کہ ایک ڈی این اے کا فریگمنٹ، ایک چھوٹا یا بڑا، وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ بھی کم از کم 1000-1500 نیوکلیوٹائڈز جتنا بڑا ایک فریگمنٹ ہوتا ہے، جس سے فردر کوئی فنکشن لیا جاتا ہے، اس کو ہم جین کہتے ہیں۔ اب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بیکٹیریا کے اندر ہم ایک جین کو ڈال رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اس جین کو پہلے نکالا جائے گا، اور نکالنے کے بعد کسی بیکٹیریا میں ڈالا جائے گا۔ اس پورے پروسیس کو ہم کہتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ۔ جینیٹک انجینئرنگ میں سائنسدان بیکٹیریا کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کو ایک بیکٹیریا دے دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ جی اس کو ملٹیپلائی کریں، دیکھیں کہ یہ کتنی دیر میں بڑھتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایگزیکٹلی 20 منٹ کے بعد وہ 1 سے 2 ہو جائے گا، یعنی اور 40 منٹس کے بعد 2 سے 4، 60 منٹ کے بعد 4 سے 8، اینڈ سو آن۔ تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بچہ انٹرسٹڈ ہو کہ میں دیکھوں کہ اگر 24 گھنٹے میں نے ایک بیکٹیریا کو رکھا ہے، تو آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی 24 گھنٹے میں جو ہے لاکھوں کی تعداد میں، اتنی بڑی تعداد بیکٹیریا کی پیدا ہو جائے گی کہ جو آپ کے لیے گننا مشکل ہے۔ ٹھیک؟ تو بیکٹیریا بہت تیزی سے ملٹیپلائی ہوتا ہے، اور سائنٹسٹ کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ اپنی جین کو جب ایک بیکٹیریا میں انسرٹ کریں یا اس کو پلازمڈ میں انسرٹ کریں، تو اس کے بعد ان کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا رزلٹ مل جاتا ہے۔ اچھا، پودوں میں اگر کریں تو کیا ہوگا؟ پودوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں جی میں نے مکئی میں اس کو سپوز انسرٹ کیا ہے، تو اگر آپ نے اس کو مکئی میں انسرٹ کر دیا تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ مکئی کو گرو ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ وہ چند مہینوں کے بعد جا کے آپ کو 3-4 مہینے کے بعد جا کے پتا چلے گا کہ مکئی میں اس جین کا جو آپ نے انسرٹ کیا اس کا کیا ایفیکٹ ہے۔ ٹھیک؟ جبکہ بیکٹیریا میں تو اگلے دن ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ جی جو جین آپ نے انسرٹ کی ہے اس کا کیا ایفیکٹ ہے، کیا وہ جین اپنے آپ کو اس نے وہ پروٹین بنانی شروع کر دی ہے جو جین آپ نے بیچ میں ڈالی تھی، آپ نے انسولین کی جین ڈالی تھی، کیا اس بیکٹیریا میں اس کے پلازمڈ میں یا جس میں آپ نے وہ جین ڈالی تھی کیا اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ ساری باتیں آپ کو 1 سے 2 دن کے اندر ایزیلی پتہ چل سکتی ہیں۔ سائنسدان ایک بیکٹیریم میں جین کیسے داخل کرتا ہے؟ ہاؤ ڈو سائنٹسٹ انسرٹ جین ان بیکٹیریم؟
ये स्ट्रक्चर देखिए, ये एक सेल है और इसमें आपको क्रोमोसोम्स भी नजर आ रहे हैं। इस सेल को हम कहते हैं डोनर सेल, यानी डोनर सेल वो सेल जो आपको आपकी डिजायर्ड जीन डोनेट कर रहा है, या जिसमें से आप अपनी जीन निकालना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि इंसुलिन की जीन हमको मिल जाए, तो हम इस सेल में से जिस क्रोमोसोम पे वो जीन मौजूद है, उस क्रोमोसोम में से जीन को हम पहले निकाल लेंगे। तो ये हमारा सेल जो है ये डोनर सेल है। दूसरी तरफ बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड मौजूद है, इस प्लाज्मिड को हम सबसे पहले आइसोलेट करेंगे। कैसे? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्लाज्मिड को हमने निकाला, फिर उसको काटा, और हमने अपनी जीन जो उस क्रोमोसोम पे मौजूद थी उसको भी काटा, और उस दोनों को ला के कट करने के बाद दोनों कट पीसीस को आपस में जोड़ दिया। जब ये जुड़ जाएगा, अब ये जो प्लाज्मिड है इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में दोबारा से इंसर्ट कर दिया जाएगा। अब जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया कि इंसर्ट करने के बाद ये बैक्टीरिया कितनी देर में 1 से 2 में मल्टीप्लाई होगा? जी 20 मिनट में। ठीक? अब हम इस बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे। आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया 20 मिनट में 1 से 2 में कन्वर्ट हो गया, और जब मजीद 20 मिनट गुजरेंगे तो 4 से 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये देखिए, इसमें से जो आपकी डिजायर्ड प्रोटीन है वो इसमें से निकल रही है। यानी जो जीन आपने इंसर्ट की थी वो सेल में गई, उसने अपना काम किया और प्रोटीन बनानी शुरू कर दी। हम इसको देखते हैं कि ये इंसुलिन की जीन है। तो अगर ये इंसुलिन की जीन है, और इंसुलिन कौन बना रहा है? इंसुलिन हमारा पैनक्रियाज बना रहा है। लेकिन हमने क्या किया कि पैनक्रियाज में से उस जीन को निकाला, उसको प्लाज्मिड में डाला, डाल के बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया, और 24 घंटे के बाद जब लाखों की तादाद में बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो गए, तो फिर उन लाखों की तादाद में बैक्टीरिया ने इंसुलिन बनानी शुरू कर दी। तो इस तरह से हम जीन को बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं। ये तो हमने देखा खाली इंसुलिन का। तो क्या साइंटिस्ट सिर्फ इंसुलिन बना रहे हैं? नहीं, अब तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड बन चुकी है, जिसने इस बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है और कर रही है कि अब वो तमाम चीजें, वो मेडिसिन, वो हार्मोन्स, वो प्रोटीन्स जो इंसानों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकती हैं, अब उन्हें बैक्टीरिया के जरिए बनाया जा रहा है। अब हम एक और एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। उम्मीद है आपको बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। फ्यूल बनाने में बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस की एक मिसाल है चीज, कॉर्न, स्टेम सेल्स, ऑयल स्पिल्स। कॉर्न इज द राइट आंसर। डीएनए का इजाफी सर्कुलर पीस कहलाता है प्लाज्मिड, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोटाइड्स। यस, प्लाज्मिड। डोनर ऑर्गेनिज्म से जीन को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन को, बैक्टीरियम को, एंजाइम को, या किसी को नहीं। यस, एंजाइम को। फॉरेन जीन के कैरियर के तौर पर काम करता है एक बैक्टीरिया, प्लाज्मिड, इंसुलिन या साइटोप्लाज्म। प्लाज्मिड सही जवाब। आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।